हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम करंट अफेयर्स पीटी 365 2021 की जो अपडेटेड वाली है दैट इज फ्रॉम फेब टू अप्रैल, उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 2 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अब उसी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ आई है आपके लिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर आप सच में कोचिंग करना चाहते हो, वो भी पैसे नहीं है, उसके लिए मैं बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो करना चाहते हो तो यहाँ पे अनअकैडमी पे देखिए 17 दिसंबर तक अगर आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज करते हो तो आपको डबल डिस्काउंट मिलेगा। आप बोलोगे डबल डिस्काउंट कैसे? देखिए 10% से तो प्राइजेस ही कम चल रहे हैं। मतलब ये देखिए सारे प्लस कोर्सेज जो हैं ये 10% से कम हो गए हैं। सब कुछ जो ऑलरेडी चल रहा था, मैं प्रमोट कर रही थी, उससे भी कम हो गए हैं। और 2 साल में और कम और 3 साल में और कम। और अगर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आप ये देखो सिर्फ आईएएस कोड को यूज करो। 4 दिन बचे हैं 17 तारीख तक के लिए। प्राइस हाइक कभी भी आ जाएगा, लास्ट मंथ का है ये, समझ करिए। और रेज हैंड का ऑप्शन आपको दे रही है अनअकैडमी। इससे बेहतर क्या है कि आप लाइव क्लास में टॉप एजुकेटर से आराम से अपने डाउट जो है वो रेज हैंड करके पूछ सकते हो, उनके आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए प्लस में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और आइकॉनिक में तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस आपको कोड सिर्फ आईएएस यूज़ करना नहीं भूलना है डिस्काउंट के लिए। अब आप बोलेंगे कि मैम थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर में, क्या करा जाए? नो इश्यूज़, प्रिपरेशन आपकी पूरी होगी क्योंकि लोन दे रहा है अनअकैडमी आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। 10% आप डिस्काउंट ले सकते हो अप्लाई करके कोड मेरा ये सिर्फ आईएएस। ये देखो सिर्फ 0% इंटरेस्ट रेट है, 0 प्रोसेसिंग फीस है, अप्रूवल फटाफट है, कोई हिडन चार्ज नहीं। देखिए मिनिमम पेपर वर्क है और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। यू कैन सी ऑल द थिंग्स देयर। 20 बुक्स जिसे क्रिएट करा है बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट्स ने। इनकी कीमत 10,000 के आसपास है, लेकिन आपको 1 साल से ऊपर सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप जो है वो करीब काफ़ी सारे बच्चों को दी गई है, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज़ करके ज़रूर देखें। चलिए अब यहाँ पे पहला टॉपिक जो हम देखेंगे वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। अब इसमें इन दोनों ही चीज़ों को समझ लो पहले क्या है, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो पहला आया आर्बिट्रेशन, फिर आया कंसिलिएशन। देखिए कंसिलिएशन मतलब समझौता, आर्बिट्रेशन का मतलब जैसे मान लो ये एक बंदा है आर्बिट्रेटर, ठीक। अब ये न्यूट्रल बंदा है, इसको ए पार्टी से कोई मतलब नहीं, बी पार्टी से कोई मतलब नहीं, ठीक। अब ये दोनों ही जो हैं ये एक अग्रीमेंट के माध्यम से किसी भी तरह से ये आर्बिट्रेटर के पास आती हैं और कहती हैं कि सर हमारे लिए एक बीच का रास्ता निकालिए, हमें कोर्ट वगैरह नहीं जाना, ये जा भी नहीं सकती खैर बाद में, लेकिन आप हमारे लिए डिसीजन निकालिए, जो आप कहेंगे वो समझा जाएगा। तो ये बंदा जो है वो यहाँ पे डिसीजन निकालता है। इन लोगों के लिए डिसीजन वो बाइंडिंग होगा जो इन दोनों के ऊपर, ठीक है। ये इन दोनों के प्रति डिसीजन निकालेगा कि आप ये समझौता कर लो, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने आर्बिट्रेशन समझा दिया। अब फिलहाल न्यूज़ में क्या है समझते हैं। देखिए रिसेंटली हुआ क्या कि पार्लियामेंट ने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 को इनैक्ट कर लिया है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आ गया ये। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेंगे मजा आ जाएगा। देखिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो 1996 का था, लाया गया था, वो इसलिए लाया गया था कि हम कुछ लॉज जो कि रिलेटेड हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से, इंटरनेशनल या कमर्शियल आर्बिट्रेशन से, ठीक है, या इन्फोर्समेंट कुछ आपका फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स वगैरह का, या लॉज वगैरह का जो भी रिलेटेड होते हैं कंसिलिएशन से, तो इन सबको हम किसी तरह अमेंड कर पाएँ, इसलिए ये यहाँ पे लाया गया था। ये कौन सा? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो हमने ये तो समझा कि बैकग्राउंड क्या था ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्दर बाद में क्या हुआ, एक्ट को ये देखिए 2015 में अमेंड करा गया इसी एक्ट को, ताकि आर्बिट्रेशन प्रोसेस को अब थोड़ा और आसान बनाया जा सके, है ना। थोड़ा क्या कह सकते हैं कि इजी बनाया जा सकता है, यूजर फ्रेंडली बनाए, सस्ता बनाए, और ये हो कि फटाफट से जो भी जो है केसेस वगैरह हैं वो सारे के सारे डिस्पोज हो सकें। क्लियर है? तो ऐसा हो सके इसलिए करा गया। और मेन चीज़ समझिए, मेन चीज़ ये था कि न्यूट्रलिटी रहे आर्बिट्रेटर ही, क्योंकि जो आर्बिट्रेटर है जो डिसाइड कर रहा है वो न्यूट्रल नहीं होगा, कहीं भी बायस होगा तो उसका डिसीजन गड़बड़ हो जाएगा। समझे ना? तो ये होता है। अब उसके बाद क्या है,
उसके बाद बात ये है कि भाई ये फिर से अमेंड करा गया, ये देखिए 2019 में फिर से अमेंड करा गया टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन इन द कंट्री, ताकि भाई इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूट के थ्रू आर्बिट्रेशन हो हमारे देश के अंदर, इसलिए इसको फिर से अमेंड किया गया। और उसके बाद आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन ऑर्डिनेंस 2020 आया। अब ये क्यों आया? देखिए ये लेकर आए थे इस बात के लिए कि जो सारे के सारे शेयर होल्डर्स हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है ना, सॉरी शेयर होल्डर्स कह रही हूँ, स्टेक होल्डर पार्टीज जो हैं, जितने भी पार्टीज हैं जिनका भी मतलब इन्वॉल्व है, जो भी सारी पार्टीज हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, उन सब को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले कि ये अनकंडीशनल स्टे पा सकें, देख सकें टू इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। अब मैं समझाऊंगी सब क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तब यहाँ पे समझिए कि कुछ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 2021 ने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो आया था ना ये 2020 वाला, इसको रिप्लेस कर दिया। इसकी जगह पे ये आ गया। चलिए यहाँ तक भी क्लियर है। अब आप कहेंगे मैम थोड़ा सा फीचर्स बताइए इसके। तो कुछ की फीचर्स ऐड किए हैं कि ऑटोमेटिक स्टे ऑन अवॉल्ड्स, ठीक है ना। अब जो है क्या स्टे है, क्या अवार्ड पे क्या लगता है, देखते हैं। ऑटोमेटिक स्टे ऑन अवार्ड, देखिए ये जो बिल है ये क्लैरिफाई करता है कि स्टे जो है आर्बिट्रल अवार्ड के ऊपर, ये मे बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट इवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सेटिंग असाइड एप्लीकेशन इफ इट इज प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड दैट रेलिवेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वॉज इंड्यूस्ड बाय फॉल्ट और करप्शन। देखो पहले समझो कि दो चीज़ों का मतलब क्या है। एक तो मतलब ये जो प्राइमा फेसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू एट फर्स्ट, ठीक है, एंड इवन दो इट मे बी प्रूव्ड फॉल्स लेटर। मतलब जो सामने सामने आपको शुरुआत में जो सच लग रही है बात, हो सकता है बाद में गलत हो जाए, अलग की बात है, लेकिन शुरुआत में जो आपको सच लग रही है बात, उस पर बेस्ड होके, ठीक है, बात की बात देखी जाएगी, ठीक है। प्राइमा फेसी का मतलब समझे। और दूसरा मतलब होता है जो हमने कहा अवॉर्ड। तो अवॉर्ड क्या है? आर्बिट्रल अवॉर्ड की बात करें तो अवॉर्ड क्या है? तो अवॉर्ड अगर हम आपके लॉ की लैंग्वेज में देखें तो अवॉर्ड इज अ सम ऑफ मनी दैट अ कोर्ट डिसाइड शुड बी गिवन टू समवन, कि कोर्ट जो डिसाइड करता है कि इतना पैसा किसको दिया जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो कुछ ये तो हमने अवार्ड की बात करी उसमें। अब लेकिन जो आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? आर्बिट्रल अवार्ड, ये तो अवार्ड हमने देख लिया कि नॉर्मल टर्म से क्या होता है, लेकिन आर्बिट्रल अवार्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है इज अ डिटर्मिनेशन ऑन द मेरिट्स बाय आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इन अ आर्बिट्रेशन एंड इज एनालॉगस टू अ जजमेंट इन अ कोर्ट। तो यही है मीनिंग बात है कि भाई आर्बिट्रेशन डिटरमाइन करना मेरिट्स जो के बेसिस पे बाय द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इन द आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में पूरे। तो मेन मुद्दा समझिए आसान भाषा में कि पहला फीचर ये है कि भाई बिल ये कहता है कि जो स्टे है आर्बिट्रल अवार्ड पे ये ग्रांट करा जा सकता है कोर्ट के द्वारा। स्टे मतलब रोक, ठीक है। इवन मान लो कि पेंडेंसी भी है सेटिंग असाइड एप्लीकेशन की, और इफ इट इज प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड के पहली इंस्टेंस में अगर लगता है बात सच है, ट्रू है, तब भी ये हो सकता है, ठीक है ना। और अगर ऐसा लगता है शुरुआत में कि भाई ये जो आर्बिट्रेशन है, ये एग्रीमेंट है, ये फ्रॉड के द्वारा या करप्शन के द्वारा लाया गया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टे लग जाएगा अवार्ड के ऊपर। अब प्रेजेंटली क्या है? प्रेजेंटली 1996 का जो एक्ट है ये पार्टी को अलाउ करता है कि आप एक एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल कर दीजिए टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। हालांकि 2015 वाला एक्ट आया था, इसके हिसाब से एन ऑटोमेटिक स्टे वुड नॉट बी ग्रांटेड एन ऑपरेशन ऑफ द अवार्ड बाय मेयर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग इट असाइड। तो ये तो उसके हिसाब से था, लेकिन अभी क्या हो गया कि ऑटोमेटिक स्टे अवार्ड पे यहाँ पे जो है सीधी सीधी बात है मिल सकता है कोर्ट के द्वारा। अब दूसरा इसका जो की फीचर है वो ये है क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो ये बिल कहता है ना, ये जो बिल है ये रिमूव करता है जो 8th शेड्यूल है फॉर आर्बिट्रेटर्स, और ये कहता है कि जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, नॉर्म्स हैं, है ना, जो भी हैं एक ग्रेडेशन के आर्बिट्रेटर्स के, ये आपके स्पेसिफाई होंगे, लिखे होंगे अंडर द रेगुलेशंस बाय आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो रेगुलेशन निकाली जाएंगी उसमें प्रॉपर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, नॉर्म्स, है ना, सब कुछ आर्बिट्रेटर का लिखा होगा,
ठीक है। लेकिन जो 1996 वाला था, ये जो पहला वाला देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कहता था कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ जो जरूरत थी एक्रेडिटेशन नॉर्म्स वगैरह थे आर्बिट्रेटर्स के इन अ सेपरेट 8th शेड्यूल, ये सब एक सेपरेट 8th शेड्यूल में थे, लेकिन अब ये 8th शेड्यूल हटा दिया गया है। अब फर्दर पहले क्या था कि जनरल नॉर्म्स एप्लीकेबल थे आर्बिट्रेटर पे, इसमें ये था कि दे मस्ट बी कन्वर्जेंट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर ही रखी करें अपना, उससे बंधे रहे। लेकिन 8th शेड्यूल के हिसाब से क्या था, 8th शेड्यूल में कह रही हूँ ना, 8th शेड्यूल को रिमूव कर दिया गया इसके अंदर, तो 8th शेड्यूल के हिसाब से था क्या, 8th शेड्यूल के हिसाब से एक आर्बिट्रेटर जो हो वो एडवोकेट हो अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत विद इन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या फिर एक ऐसा ऑफिसर हो जो इंडियन लीगल सर्विस का हो, है ना, अमंग अदर्स। तो पहले ये था, अब इन्होंने 8th शेड्यूल वाला हटा के कह दिया भैया सीधी साफ बात है कि यहाँ पे जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये सब डिसाइड करेगी। आई होप आपको इतना समझ में आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये एडीआर आखिरकार क्या है। देखिए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, ये ऐसे तरीके हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के जिसमें डिस्प्यूट्स वगैरह, झगड़ा वगैरह जो है ये बिना किसी लिटिगेशन के, आप इन लोकोल्ट वगैरह नहीं गए तब भी आपका पूरा झगड़ा सॉल्व हो गया, है ना। इसमें क्या होता है कि पार्टीज जो है वो अपने इशू को, डिस्प्यूट्स वगैरह को बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से डील करती हैं, है ना, चाहती हैं डील करना तो अभी कैसी होती है, इसमें आराम से डील करती हैं। देखिए इमेज ये काफ़ी कुछ दिखाती है, ठीक है ना। देखिए 4 तरीके हैं कोल्ड के टू गेट आउट ऑफ कोल्ड, है ना, 4 तरीके हैं, 4 वेज टू स्टे आउट ऑफ कोल्ड और गेट आउट ऑफ कोल्ड, 4 तरीके हैं जो कि आप कोल्ड से दूर रहिए और अपना झगड़ा भी सॉल्व करवा लीजिए। क्या 4 तरीके हैं, एक है आर्बिट्रेशन, एक है कॉन्सिलिएशन, एक है नेगोशिएशन और एक है मीडिएशन। इसमें क्या होता है, आर्बिट्रेशन में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये बाइंडिंग अवॉर्ड है, मतलब आर्बिट्रेटर कंसिडर एविडेंस, अगर मान लो कि बीच बिचौलिया, ये है पार्टी ए और ये है पार्टी बी, और अगर ये आर्बिट्रेटर के पास आई तो इनका जो भी डिसीजन होगा वो इन दोनों पे बाइंडिंग होगा, ये बात याद रखिएगा। नेगोशिएशन में क्या होता है कि वॉलंटरी एग्रीमेंट है ना, कि मतलब वर्क आउट है सोल्यूशन डायरेक्टली, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, नहीं तो वॉलंटरी है। उसके कॉन्सिलिएशन में क्या होता है कि नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन होती है, कॉन्सिलेटर जो है वो एक्सप्लेन करता है लॉ को। और मीडिएशन में क्या होता है कि इसमें भी कुछ नेगोशिएशंस वगैरह हो सकती हैं, तो मीडिएटर फैसिलिटेट करता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये बिचौलिया हो गया एक तरह से। तो इन सब में बाइंडिंग कौन सा है, आर्बिट्रेशन, क्लियर। अब कुछ हम ये आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी जान ले भैया, तो इसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। देखिए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का है, वो क्या उसने बोला कि भाई आप इस्टेब्लिश करो, बनाओ एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका नाम होगा आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर कुछ सेट है, कुछ इज सेट फॉर ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्रेडिटेशंस आर्बिट्रेटर्स। अब यहाँ पे ये जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, इसे हेड करा जाता है एक चेयरमैन के द्वारा, और ये चेयरमैन कौन होते हैं, ये चेयरमैन होते हैं जज सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस, या फिर जज आपके हाई कोर्ट के, या फिर कोई एक जाना माना एक एमिनेंट पर्सन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और लेकिन इसके लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई दूसरे मेंबर्स भी होते हैं, है ना, जैसे एक एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर्स होंगे, एक अकेडमिशियन होंगे जिनमें एक्सपीरियंस होगा जिनको आर्बिट्रेशन का, और गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाने वाले लोग वगैरह भी होते हैं। तो इन सबसे मिलके बनती है ये ASCI। अब इससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखिए नीति आयोग ने लॉन्च करा है एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक, ठीक है, और ये जो है नीति आयोग लॉन्च ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक अबाउट तो कुछ जान लेते हैं ना क्या है ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये एक रेजोल्यूशन है, मतलब एक सोल्यूशन है एक तरीके से कह लो डिस्प्यूट्स का, झगड़ों का, जो कि कोर्ट के बाहर होगा, कोर्ट में नहीं है, मतलब कोर्ट से हटके यहाँ पे आपके झगड़े वगैरह को सॉल्व कर दिया जाएगा। कैसे, पर्टिकुलरली जो छोटे छोटे केसेस होते हैं, छोटे मोटे केसेस हैं, मीडियम केसेस है, वहाँ पे कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या टेक्निक्स का यूज़ करके ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, जैसे कि नेगोशिएशन का यूज़ कर लिया, मीडिएशन का यूज़ कर लिया, जैसे मैंने ये आपको बताया था, आर्बिट्रेशन का यूज़ कर लिया। तो ये ODR क्या करता है, ये रियलाइज करता है द नोशन दैट कोर्ट शुड बी अ सर्विस नॉट अ प्लेस। अब देखो यहाँ कोर्ट में क्या है, इतना बर्डन, इतना चीज़ें क्यों पढ़ ली हैं, ज़रा बहुत काम हुआ कोर्ट चलो, जहाँ बहुत काम हुआ कोर्ट चलो, इतने केसेस पेंडिंग होते हैं कोर्ट्स में कि भाई क्या बताया जाए।
तो इन्होंने कहा भाई कोल्ड एक सर्विस है भाई, जिसको ज़रूरत है उसको मिलनी चाहिए। अब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई वो जगह है वहाँ चले गए, चलो घूमने चलते हैं आज, है ना। तो डेवलपमेंट जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और इसके साथ साथ एक्सेस, इतना इंटरनेट लोग यूज़ करने लगे हैं, इसने काफ़ी अच्छा रोल निभाया इस ओडीआर में। और ओडीआर एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। अपना जो भी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, कि सबको यहाँ पे जस्टिस मिले और सब लोग जस्टिस को पा सके, इसको पाने में ओडीआर काफ़ी मदद करता है। अब कौन कौन से मॉडल्स हैं इस ओडीआर के तहत? देखिए, ऑप्ट इन मॉडल, ऑप्ट इन मॉडल पहला है, देख लीजिए, हम लिख देते हैं आपको। ऑप्ट इन मॉडल ये एक वॉलंटरी है ना। अगर आप चाहते हैं मीडिएशन में आना, इसमें आना, तो आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं। फिर आता है बात ऑप्ट आउट मॉडल। अब ये क्या है? ये मैंडेटरी है, ये ज़बरदस्ती है, मतलब मैंडेटरी है, बिल्कुल कंपलसरी है टू एंटर इनटू मीडिएशन फॉर एटलीस्ट वन सेशन, कि कम से कम एक सेशन के लिए तो आप मीडिएशन में आएंगे। एंड उसके बाद जो है पार्टीज के पास आज़ादी होती है कि अगर आप चाहते हैं एक सेशन के बाद, तो आप आराम से अपने आप को इससे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे पूरी बात करी। अब देखिए, आपको मैं समझाऊंगी एवोल्यूशन ऑफ ओडीआर इन इंडिया, कि किस तरीके से ये जो आपका ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ये इंडिया में कैसे कैसे बढ़ा, कैसे कैसे आ गया है। देखिए, बात कुछ 2006 की है, जब नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट करा था एक IN डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी को, जिसने यहाँ पे ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रोवाइड करना शुरू किया था। फिर बात आई 2017 की। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इशू करा एक स्टेटमेंट और सरकार से कहा, सरकारी एजेंसी से कहा कि आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व करिए ऑनलाइन आर्बिट्रेशन के माध्यम से। फिर बात आई 2018 की। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया समाधान पोर्टल को, ताकि जो भी पेमेंट वगैरह में देरी हो जाती है ना माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज के, ये यहाँ पे सॉल्व हो सके। फिर धीमे धीमे वक्त बढ़ा, 2019 आया और उसमें इलेक्ट्रॉनिक ADR, ठीक है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स जो रेजोल्यूशन चैलेंज है, इसको लॉन्च किया गया ताकि यहाँ पे ये जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है सपोर्ट दें ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्टार्टअप्स को। फिर धीमे धीमे और वक्त हुआ, कोरोना काल मतलब 2020 आया। इसमें सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा विवाद से विश्वास स्कीम को, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था, ताकि रेजोल्यूशन जो टैक्स डिस्प्यूट का है वो इस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के माध्यम से सॉल्व हो सके। फिर 2020 की ही बात है, जब नीति आयोग ने स्टैब्लिश करा एक कमेटी, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस रिटायर्ड AK सीकरी, ताकि ये ब्रॉड बेस जो यूज़ है इस ODR का इंडिया में, ये करवा सकें। फिर 2020 की बात है, बहुत तेजी में काम हुआ कि छत्तीसगढ़ ने अपना पहला वर्चुअल लोक अदालत किया। आप जानते हैं कोरोना के टाइम पे सब बहुत ज़रूरी हो गया था, है ना, कैसे मिलते। तो छत्तीसगढ़ ने अपना पहला जो है वो वर्चुअल लोक अदालत किया एंड प्रोवाइड करा कॉन्सिलिएशन, मतलब यहाँ समझौता दिया, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इसी 2020 में डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमें टेक्नोलॉजी जो है आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन प्रोसेस में लानी चाहिए। तो ये सब कुछ कहानी रही जैसे जैसे इंडिया के अंदर। मेन चीज़ समझिए, कोरोना काल का बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। बहुत लंबा है, समझते हैं क्या है, फिलहाल न्यूज़ में क्यों है ये समझते हैं। देखिए भाई, जो सरकार है ना, इसने रिसेंटली नोटिफाई करा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को, है ना। बहुत बढ़िया, समझ गए हम कि इसी वजह से न्यूज़ में आ गया ये। तो अब कुछ मैम, ये सब तो हम देख रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा है, तो ये बताइए कि कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के बारे में तो बताइए। तो मैं कहूँगी ठीक है, बिल्कुल बताती हूँ मैं। देखिए, रूल्स 2021 इन्हें फ्रेम करा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 87 पार्ट 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर, एंड इन सुपरसीजन ऑफ द, जो पहला वाला था ना इनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल्स 2011, तो उसके ऊपर ये आ गया। तो ये यहाँ से निकल के आया था। और यहाँ पे 3 पार्ट हैं इस रूल के, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं।
पार्ट 1 जो है वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो रूल की हैं, समझे ना, डेफिनेशंस में डील करता है, क्लियर। उसके बाद जो पार्ट 2 है वो डील करता है जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज की कैसे रेगुलेट करना है, कैसे नहीं करना है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करती है। और तीसरा पार्ट है जिसमें कोड ऑफ एथिक्स को प्रोवाइड करा जाता है, प्रोसीजर को प्रोवाइड करा जाता है, एंड यहाँ पे जो डिजिटल मीडिया और आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है ना, और ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स है, इनके साथ में पूरा पूरा रिश्ता अच्छे से सेफ गार्ड करके चलते हैं। और इसको भी एडमिनिस्टर किया जाता है जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, है ना, मीटी के द्वारा नहीं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। तो कुछ 3 पार्ट हैं रूल्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है यहाँ पे गाइडलाइंस रिलेटेड टू सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज। तो देखिए यहाँ पे इसी के अंदर ही है, और गाइडलाइंस जो कि रिलेटेड है सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज के लिए, उसके कुछ की प्रोविजंस आपको बताना चाहूंगी। पहला, ड्यू डिलिजेंस टू बी फॉलोड बाय इंटरमीडिएटरीज। देखिए रूल्स कहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज हैं, जैसे कि आपका जितने भी लोग हैं, इनमें आप प्रॉपर तरीके से, ठीक है, बिल्कुल चिपक के आप बिल्कुल ये सारे को रूल्स को जो रूल्स प्रिस्क्राइब करे गए हैं उनके लिए आप प्रॉपर फॉलो करिए, है ना। रूल्स प्रिस्क्राइब ड्यू डिलिजेंस दैट मस्ट बी फॉलोड बाय सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, लाइक रिटेंशन ऑफ यूजर इन्फॉर्मेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज, कि 180 दिन के लिए आपको यूजर की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी पड़ेगी, है ना। रिपोर्टिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंसेस, और साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंस अगर होता है तो उसके लिए आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मान लीजिए ऐसा होता है कि ड्यू डिलिजेंस इज नॉट फॉलोड बाय द इंटरमीडिएट, जो भैया जो कह रखे हैं अगर नहीं फॉलो करा जाता है ये इंटरमीडिएटरीज के द्वारा, तो सीधी सीधी बात हो जाएगी क्या, मैं आपको बताती हूँ, सेफ हार्बर प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू देम। अब ऐसे देखो जो आराम से यहाँ पे आते हैं ना, आराम से जो आराम से करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये लोग आराम से काम करते रहते हैं। सेफ हार्बर का मतलब क्या होता है आपको बताती हूँ। सेफ हार्बर एक प्रोविजन है आपकी रेगुलेशन में जो कहती है दैट सर्टेन कंडक्ट विल बी डीम्ड नॉट टू बी वायलेट अ गिवन रूल। जैसे कुछ चीज़ें करी तो हाँ, कुछ चीज़ें जो करी, मान लो कि रूल में लिखा है कि आपको ये करना है, ठीक है, आप सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें उसमें से हैं जिसमें सेफ हार्बर में आ गई कि चलो ठीक है ये अगर आप कर दोगे तो रूल आप वायलेट नहीं कर रहे हो, है ना। ये अगर ऐसे समझ गए ना क्या कहना चाहती हूँ मैं, कि अनसेफ हार्बर क्या होता है। अनसेफ हार्बर भाई जो अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वायलेट कर रही है, तो सेफ हार्बर ये रूल को फॉलो कर रहे हो सब अच्छा चल रहा है। और कुछ चीज़ें अगर आप ऐसी कर रहे हो, कुछ उसमें लिखा है कि भाई वो अगर कर रहे हो तो आप रूल जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, रूल कुछ फॉलो कर रहे हो, कोई बात नहीं, एज एन एक्सेप्शन आपको दे दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आप इसमें सीधा लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि ये ड्यू डिलिजेंस आपने नहीं फॉलो करी इस इन सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स ने, तो सेफ हार्बर प्रोविजन जो है वो इन पे यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। और ये सेफ हार्बर प्रोविजंस हैं इनको डिफाइन करा गया है सेक्शन नंबर 79 के अंदर इस आईटी एक्ट के, और प्रोटेक्ट करती है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को बाय गिविंग देम इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसिक्यूशन फॉर एनी कंटेंट पोस्टेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छी बात है, तो हम देख ही रहे हैं। उसके बाद दूसरा देखिए प्रोविजन वो है ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। देखिए इंटरमीडिएटरीज जो है वो यहाँ पे ग्रीवियांस ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जो कि डील करेगा कंप्लेंट्स के साथ में, शेयर करेगा नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐसे ऑफिसर की। और ग्रीवियांस जो ऑफिसर है ये यहाँ पे एक्नॉलेज करेगा कंप्लेन को 24 घंटों के भीतर, और इसे ये 15 दिनों के भीतर रिजॉल्व कर देगा। जैसे ही पाएगा उसके 15 दिनों के भीतर रिजॉल्व भी कर देगा, समझे। तो ये हो गई दूसरी प्रोविजन। तीसरी प्रोविजन ये है इंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स स्पेशली विमेन यूजर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरमीडिएटरीज हैं सोशल मीडिया वाले, ये रिमूव करें या डिसेबल करें एक्सेस विद इन 24 ऑफ रिसीट्स ऑफ कंप्लेन ऑफ कंटेंट्स दैट एक्सपोजेस द प्राइवेट एरियाज ऑफ इंडिविजुअल और इज द नेचर ऑफ इम्पर्सोनिफिकेशन इंक्लूडिंग मॉर्फिडिंग। जो सीधी सीधी बात है, देखो भाई ये जो होता है बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा दी जाती हैं जो बहुत गलत होती हैं, प्राइवेट इंसान की प्राइवेसी को हर्ट करती हैं। तो ये ना सीधा सीधा कहा है कि ऑनलाइन सेफ्टी और डिग्निटी यूज़र की इंश्योर रहनी चाहिए, खासकर औरतों की। तो आपको
जैसे ही आपने कंप्लेंट पाई उसके 24 घंटों के भीतर ही आपको जो है वो रिमूव या डिसेबल कर देना है एक्सेस, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कंटेंट का, जो कंटेंट जो है वो किसी प्राइवेट एरियाज को इंडिविजुअल के एक्सपोज करता हो। उसके बाद टू कैटेगरीज ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज एडिशनल ड्यू टू डिलिजेंस टू बी फॉलोड बाय SSMI। अब इसमें मतलब क्या है, देखिए, टू कैटेगरीज ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, दैट इज सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, मतलब SSMI। तो ये जो देखो दो कैटेगरी आ गई ना, एक क्या हो गई सोशल मीडिया कैटेगरी, सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी, ठीक है, सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी, और दूसरे होते हैं सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी। क्लियर, तो दो कैटेगरी है सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज की। तो ये क्या है, ये जो दोनों कैटेगरी में डिफरेंस है ना, ये इसलिए किया गया है ताकि इनोवेशंस को और बढ़ा सके, ग्रोथ को बढ़ा सके सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज में, बिना किसी इसके, विदाउट सब्जेक्टिंग स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स टू सिग्निफिकेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। उसके बाद एडिशनल ड्यू डिलिजेंस टू बी फॉलोड बाय SSMI, मतलब ये दोनों के लिए है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये, सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज SSMI के लिए है ना, सिग्निफिकेंट, अब जो इसमें दूसरे वाले हैं ना सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, ये SSMI कहलाती है, शॉर्ट फॉर्म उसका ये है, फुल फॉर्म है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज। तो कुछ दूसरी कुछ एक्स्ट्रा डिलीजेंस है जो इन्हें फॉलो करनी है जो SSMI को, वो समझ लीजिए क्या है। पहला कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, इनको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा, ये बात इंश्योर कराने के लिए कि जो एक्ट और रूल्स के हिसाब से हम चल रहे हैं। दूसरा, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा जो 24 घंटे 7 दिन कोऑर्डिनेशन करेगा विद द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तीसरे नंबर पे अपॉइंटमेंट होगा रेसिडेंट ग्रीवियांस ऑफिसर का, कि वो सारे फंक्शन निभाएगा जो कि ग्रीवियांस रिडक्शन मैकेनिज्म के अंदर लिखे हैं, और ये सारे जो हैं दीज अबव ऑफिसर मस्ट बी रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ये सारे ऑफिसर जो हैं वो इंडिया के ही होने चाहिए, रेजिडेंट्स होने चाहिए, इंडिया में रहने होने चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं कि भाई फॉरेन का कोई बंदा उठा के ले। उसके बाद पब्लिशिंग अ मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट, देखो पूरी आपको डिटेल देनी है ना, क्या आपने कंप्लेंट पाई है, क्या आपने उसके खिलाफ एक्शन लिया है कंप्लेंट के खिलाफ, ठीक है, और क्या डिटेल है, कौन सा कंटेंट आपने हटाया है, सब कुछ। उसके बाद इसमें यह है कि SSMI को यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि भैया यहाँ पे SSMI यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सर्विस primarily in the nature of messaging shall enable identification of the first originator of the information, कि कहाँ से भैया कहाँ निकला कंटेंट, क्या है मैसेज क्या नहीं, मतलब ये पता हो फर्स्ट कहाँ से निकला है ये मैसेज, ठीक है ना। ये सिर्फ उस लिए है कि भाई ताकि प्रिवेंट कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, इन्वेस्टिगेट कर सकें, प्रोसिक्यूट कर सकें, पनिशमेंट दे सकें अगर मान लीजिए कुछ भी जो है घपला हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी किस तरह का। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस इन इंडिया, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे, दोनों जगह पे आपको पब्लिकेशन करना है, फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस देना है जो आपका इंडिया में हो, जहाँ लोग जाके आपसे बात कर सकें। और उसके बाद टेक्नोलॉजी बेस्ड मेजर्स लेने हैं, तो वही देखो ताकि पूरी इंफॉर्मेशन जो भी इस एक्ट को डिपेंड करती है, इस एक्ट में क्या है, कोई भी फॉर्म जो आपका सॉरी आई एम सो सॉरी, मतलब ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन दैट डिपिक्ट्स एनी एक्ट, किसी भी एक्ट को, मतलब एक्ट वाला ये लॉ वाला एक्ट नहीं है, किसी भी कर्म को, ठीक है, या आप कह लो किसी भी तरह का चीज़ जो रेप को डिपेक्ट करता हो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को डिपेक्ट करता हो, कंडक्ट को डिपेक्ट करता हो, ठीक है ना, तो ये आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ये है इसमें कि वॉलंटरी यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, क्या है वॉलंटरी यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, देखिए यूजर्स जो चाहते हैं कि अपना अकाउंट वेरीफाई करें अपनी मर्जी से, है ना, तो उसके लिए पूरा एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो ऐसा करने के लिए, और प्रोविजन हो उसमें, है ना, डिमॉन्स्ट्रेबल हो, दिखा सकें, विजिबल मार्क हो वेरिफिकेशन का। उसके बाद गिविंग यूजर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, देखो ऐसे केसेस में जहाँ पे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज जो है वो हटा देते हैं या डिसेबल कर देते हैं एक्सेस किसी भी इंफॉर्मेशन का, ठीक है ना, अपने खुद के अकॉर्ड से, तो क्या होता है कि प्रायर जो उसका इंटीमेशन है ये कम्युनिकेट करना चाहिए यूज़र को, ये एक्सप्लेन करते हुए कि भाई किस ग्राउंड पे, किस वजह से, क्या रीज़न थे जो ऐसा आपने किया है, और यूज़र को प्रॉपर तरीके से एक अपॉर्चुनिटी हो कि भाई प्रॉपर उनको आप बताइए टू डिस्प्यूट द एक्शन। और लास्ट में इन्होंने कहा कि रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन, एक इंटरमीडिएटरी जो है सोशल मीडिया जैसे ही ऑर्डर पाएगा कोर्ट का या नोटिफाई करा जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से या एजेंसीज से,
तो ये होस्ट नहीं करेगा, मतलब पब्लिश नहीं करेगा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन को जिसको रोका गया हो किसी भी लॉ के तहत इन रिलेशन टू द इंटरेस्ट ऑफ सोविनिटी, मतलब भैया इंडिया की सोविनिटी या इंटीग्रिटी से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर को कोई हर्ट करता हो, या हमारे फॉरेन कंट्रीज से फॉरेन कंट्रीज से हमारे रिलेशन को हर्ट करता हो, तो ऐसी चीज़ों को तुरंत हटा दिया जाएगा अगर कोर्ट कहता है तो। इतनी बात समझ में आई। अब ऑफेंसेस क्या है ये समझ लीजिए। ऑफेंसेस की बात करें तो सोवेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, जैसे मैंने बताया ना आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन हटा देनी है। उसके साथ इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस रिलेटेड टू द अबव, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया। फिर रेप, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल हो गया, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो गया, मटेरियल पनिशेबल हो गए। और मटेरियल पनिशेबल, हाँ ये सॉरी ये सारा कुछ जो है वो पनिशेबल होगा, इसमें जेल हो सकती है कम से कम 5 साल की, और पैसा वैसा तो देना ही पड़ेगा, वो तो दोनों चीजें हैं। अब कुछ डेफिनेशन समझ लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसका मतलब क्या होता है। और हर एक लॉ, हर एक एक्ट में चीज़ें बदलती है, तो इन्फॉर्मेशन समझिए, डेफिनेशन समझिए कि डिजिटल मीडिया का मतलब है डिजिटाइज्ड कंटेंट, मतलब आप ऑनलाइन देख रहे हो, जो इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से आप देख रहे हो, आप कंटेंट पा रहे हो या स्टोर कर रहे हो या ट्रांसमिट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो बाय एन इंटरमीडिएटरी। ये एक, चाहे कंटेंट बीच में देखो, समझो फिर समझो, डिजिटल मीडिया का मतलब है कि ऐसा कंटेंट जो डिजिटल है, मतलब किसी इंटरनेट के माध्यम से आया, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से आया है, और इसमें जो कंटेंट आप पाए हो या स्टोर है या ट्रांसमिटेड है या एडिटेड है या प्रोसेस्ड है, वो एक इंटरमीडिएटरी, एक बिचौलिए के द्वारा है, या फिर एक पब्लिशर के द्वारा है न्यूज़ के या करंट अफेयर कंटेंट, या फिर पब्लिशर है कोई ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का। ठीक है, तो ये डेफिनेशन डिजिटल मीडिया के समझे। न्यूज़ और करंट अफेयर्स का मतलब हो गया जो अभी आप तुरंत पाए हो, ऐसा कंटेंट जिस पर आप एनालाइज कर सकते हैं, स्पेशली रिसेंट इवेंट में कुछ काम हुआ हो, है ना, सोशो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चर नेचर का हो, और ये इंटरनेट में या कंप्यूटर नेटवर्क में हो। और कोई भी डिजिटल मीडिया, कोई भी डिजिटल मीडिया जो है वो न्यूज़ होगी या करंट अफेयर्स कंटेंट होगा जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, सब्सटेंस, पर्पस, इम्पोर्ट एंड मीनिंग ऐसी इंफॉर्मेशन की ये न्यूज़ या करंट अफेयर्स के कंटेंट के हिसाब से होगी। ठीक है। तीसरे नंबर पे सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा इंटरमीडिएटरी जो प्राइमरली या पूरी तरह से सोली यहाँ पे ऑनलाइन इंटरेक्शन कराता है दोनों के बीच में या दो से ज़्यादा यूजर्स के बीच में, एंड उनको अलाउ करता है कि आप अपलोड करिए, शेयर करिए, बांटिए इन्फॉर्मेशन को, मॉडिफाई करिए, एक्सेस करिए इन्फॉर्मेशन को, और मेरी सर्विस का यूज़ करके। अब ये सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी मैंने आपको बताया ना, ये कौन है, इनका मतलब है कि भाई ऐसे सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी जिसमें हैविंग नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर इन इंडिया above a threshold as notified by a central government, मतलब ऐसे सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी जिनके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना बोला है उससे ज़्यादा इनके रजिस्टर्ड यूज़र हैं। थ्रेशोल्ड जो है SSMI का जो है वो 50 लाख रखा गया, मतलब 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र, समझे ना। ओके, यहाँ पे ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, ये क्या होता है ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, देखिए इसका मतलब होता है क्यूरेटेड कैटलॉग ऑडियो विजुअल कंटेंट का, जो कि न्यूज़ के अलावा हो, करंट अफेयर्स कंटेंट के अलावा हो, है ना, और ये सारा का सारा अवेलेबल हो डिमांड पे किसी की। और लास्ट में पब्लिशर ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर कंटेंट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि ऑनलाइन पेपर भी हो सकता है, न्यूज़ का कोई पोर्टल भी हो सकता है, ठीक है, न्यूज़ एजेंसी भी हो सकती है, न्यूज़ एग्रीगेटर भी हो सकता है, जो जैसे न्यूज़ का पब्लिशर करंट अफेयर कंटेंट का पब्लिशर होता है ना, सेम तरह से, बट यहाँ पे न्यूज़पेपर इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना, या रेप्लिका कोई ई न्यूज़पेपर की नहीं होगी, या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है यूज़र जो ट्रांसमिट नहीं कर रहा कंटेंट इन अ कोर्स ऑफ सिस्टमैटिक बिजनेस के तौर पे, प्रोफेशनल या कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे, उनकी बात नहीं हो रही है, बाकी सबकी यहाँ बात हो रही है। तो ये हमने बहुत ही लंबा टॉपिक करा। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, एक साथ करने का मतलब है कि आप भी बोर हो जाएंगे और बंद करना चाहेंगे, बेटर इज़ कि आराम आराम से पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग। इफ यू आर planning to buy सिर्फ an academy courses, just use my code SIRF IAS for a very discount. Thank you so much.